अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में आप लोग नाइट्रेशन देख रहे थे। ये इस रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें नाइट्रेशन की बात हुई थी। प्रोडक्ट लिखना भी सीखे थे। नाइट्रेशन के बारे में सारी कुछ डिस्कस की गई थी। तो नाइट्रेशन में ही और कुछ एग्जांपल्स को करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन ऐसा दिया होता, यहाँ पे फेनॉल लिया और आपको इसको कन्वर्ट कराना है ये पारा नाइट्रोफेनॉल हुआ और ये ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल हुआ। तो एक कन्वर्जन हमें करना है जिसमें फेनॉल को कन्वर्ट करना है, बदलना है पारा नाइट्रोफेनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में। इसको कह सकते हो कि ये मेजर है और ये माइनर है। ऐसा लिखा रह सकता है या नहीं भी लिखा रह सकता। चलिए, तो देखो यहाँ पे किया क्या गया है। फेनॉल में नाइट्रो ग्रुप जोड़ा गया है, बेंजीन रिंग में नाइट्रो ग्रुप जोड़ा गया। तो बेंजीन रिंग से नाइट्रो ग्रुप जोड़ने के रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा था और वो रिएक्शन था नाइट्रेशन। तो आप सोचे कि यहां पे अगर नाइट्रेशन करा लेंगे, मतलब HNO3 और H2SO4 डाल देते हैं, तो ये ऑर्थो पारा डायरेक्टर है ही। एक बार नाइट्रो पारा पे आ जाएगा और एक बार ऑर्थो पे आ जाएगा। बट आप प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि जो फेनॉल है उसका डायरेक्ट नाइट्रेशन अगर आप कराएंगे कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 के साथ, नाइट्रेशन होता था। नाइट्रेटिंग मिक्सचर तो यही था ना, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4। तो फेनॉल का डायरेक्ट नाइट्रेशन कराने पे, शायद लास्ट एग्जांपल ही था पिछले लेक्चर का, आपने देखा था कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल मिला था और प्लस मिला था पिक्रिक एसिड। तो ये दो कंपाउंड्स मिले थे। ऐसा नहीं मिला था, मोनोनाइट्रेशन नहीं हुआ था। हुआ क्या था? पॉलीनाइट्रेशन।
और दूसरा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिला था बिकॉज HNO3 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो अब आपको यह समझ में आ गया कि डायरेक्ट नाइट्रेशन करा के तो ये दोनों प्रोडक्ट नहीं मिल सकते। और उसमें वजह क्या रही, क्यों नहीं डायरेक्ट नाइट्रेशन से मिल रहा है ये दोनों? तो उसका रीजन रहा कि OH की एक्टिवेटिंग पावर बहुत ज्यादा है, और OH की एक्टिवेटिंग पावर ज्यादा होने से पॉलीनाइट्रेशन भी हो जा रहा, और साथ साथ बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ जाने के वजह से HNO3 रिंग को भी ऑक्सीडाइज कर दे रहा। इस पे थोड़ा और चर्चा पहले भी हुआ है, फिर कर देते हैं। देखो, ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करते हो? ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो बहुत ज्यादा बढ़ाया। अब बहुत ज्यादा बढ़ाया तो रिंग में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। तो बेंजीन रिंग के ऑक्सीडेशन के बारे में आप ये सीखे कि अगर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में वो इजिली ऑक्सीडाइज होगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में वो इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, राइट। तो आपका काम यहां पे ये खराब कर रहा OH। तो एनी हाउ हमें कुछ तरीका सोचना होगा कि OH को मॉडरेट एक्टिवेटर में बदला जाए। वंस OH मॉडरेट एक्टिवेटर में बदल जाएगा तो फिर हम उसका नाइट्रेशन कराएंगे। तो नाइट्रेशन कराने पे एक्टिवेटर तो अभी भी है, लेकिन वो मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ऑर्थो पारा डायरेक्टर है एक्टिवेटर होने के वजह से। तो मॉडरेट एक्टिवेटर लिंक करने के बाद अगर आप नाइट्रेशन कराओगे तो एक बार पारा पे नाइट्रो ग्रुप आएगा और दूसरे बार ऑर्थो पे आएगा, और फिर फाइनली उसको सोचना पड़ेगा कि कैसे उस ग्रुप को कन्वर्ट किया जाए। जो मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप इसके जगह पे आप लाए थे उसको कैसे फिर OH में कन्वर्ट किया जाए, इस एंगल पे सोचना होगा, तब अपना काम बन जाएगा। डायरेक्ट नाइट्रेशन से अपना काम नहीं होगा। तो आओ देखते हैं इसको। आप अगर थोड़ा याद करो SNAE रिएक्शन के बारे में, एसिड डेरिवेटिव्स की SNAE रिएक्शन, तो फेनॉल रिएक्ट करता था उसके साथ। तो जैसे मैं यहां पे फेनॉल लिखता, फेनॉल यहां आपको दे देता CH3COCl एसिड क्लोराइड। तो आपको मालूम है जैसे ही आपने एसिड क्लोराइड देखा आपको समझ आ गया कि SNAE रिएक्शन ये करता था। यहां ये आपका क्या है बच्चों? फेनॉल, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल जैसा इस पे अटैक करेगा। ये अटैक किया, ये खुला, ये दिया, और ये लिविंग ग्रुप आपका बाहर गया। तो यहां से अगर आप लिखोगे तो यहां से प्रोडक्ट आ गया आपको, दिस न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल था, ऑक्सीजन पे प्लस आता और प्लस आता तो यहां से H+ निकल जाता, डिप्रोटोनेशन होता। तो यहां से क्या चला आया? OCO-CH3, और यहां से Cl- निकला था। इस फेनॉल से न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक किया था तो H+ निकलेगा, तो H+ और Cl- HCl बाहर निकल गए, राइट। तो यहां से अब OCO-CH3 आ गया। अब इसको देखो, OH से कंपेयर करो, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप था। अब इसको देखो, इसका लोन पेयर तो क्रॉस कंजुगेशन कर रहा, CO के साथ भी रिजोनेंस कर रहा और रिंग के साथ भी रिजोनेंस कर रहा। तो जब इसका लोन पेयर क्रॉस कंजुगेशन कर रहा तो इसकी डोनेटिंग एबिलिटी घट गई, इसीलिए ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में आपने नोट भी किया है, राइट। और एक्टिवेटिंग है, अब नाइट्रेशन कराओगे
तो एक तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा और दूसरा ऑर्थो और पारा पे मोनोनाइट्रेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। गुड। इसी काम को कराने के लिए आप एसिड अनहाइड्राइड भी ले सकते हो। यहां से आप अगर एसिटिक अनहाइड्राइड ले लेते तो भी ये आता, अटैक करता, ये खुलता, ये देता, ये बाहर जाता। मतलब प्रोडक्ट तो आपका देखो बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ा, ये आया, ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे जुड़ा, तो O से ये न्यूट्रल था, H प्लस निकलेगा और OCOCH3 आ गया। हाँ, बाहर क्या निकला, CH3COO माइनस यहां से निकला और इसका क्या आता, H प्लस। तो एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड ये लेने पे माइनस यहां पे लिख दो एसिटिक एसिड, ये चूंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो इसको लिख दिया। यहां निकला था HCl, यहां से Cl माइनस इसका H प्लस, HCl इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट था, नहीं लिखा। चाहते तो उसको भी लिख सकते थे, इससे कराए थे तो माइनस HCl और ये मिल गया आपको, राइट। तो इस दोनों में से आप या तो एसिटाइल क्लोराइड ले लीजिए और नहीं तो ये एसिटिक अनहाइड्राइड लिखा हुआ है, इस दोनों में से किसी को फेनॉल के साथ रिएक्ट करा देंगे तो आपको ये आ गया, जो कि एक मॉडरेट डीएक्टिवेटर हुआ। और अब आप नाइट्रेशन करा लीजिए, तो अब यहां से ले लिया HNO3 H2SO4, यहां से देखो ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग तो था ही, अब इसका साइज बहुत बड़ा है, तब आपकी जो ऑर्थो पोजीशन होगी थोड़ी हिंडर्ड होगी। तो यहां जो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, इससे क्या इलेक्ट्रोफाइल मिलता था, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन। तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा उसका इस ऑर्थो पोजीशन पे आने की टेंडेंसी कम होगी। कम इसलिए होगी कि इसका साइज बड़ा होने के वजह से ये ऑर्थो पोजीशन कैसा होगा, हिंडर्ड। तो मेनली इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाएगा, पारा पे। तो आप यहां पारा पे ऐड कर लीजिए OCO CH3 NO2 प्लस OCOCH3 और ऑर्थो पे ऐड कर दिया। ये आपका मेजर होता और ये आपका माइनर होता, ये मेजर ये माइनर, राइट। अब देखो आपको ये तो लाना नहीं है, आपको यहाँ पे OH लाना है, बाकी चीजें तो हो गई। ये मेजर माइनर क्यों हुआ, मैंने एक्सप्लेन किया कि ऑर्थो यहाँ पे हिंडर्ड था, क्योंकि इसकी साइज बड़ी है तो ऑर्थो हिंडर्ड रहेगा, और हिंडर्ड होने के वजह से इलेक्ट्रोफाइल की इस पोजीशन पे अटैक करने की टेंडेंसी कम होगी, राइट। अब बस इतना रहा कि अब इससे हमको यहाँ पे फेनॉल लाना है। तो फेनॉल लाने के लिए आप देखो कि यहाँ क्या आया है, एस्टर आया है, और एस्टर का कोई भी एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस करा लोगे, तो हाइड्रोलिसिस कराते तो यहाँ क्या होता, ये O पे देखो डेल्टा माइनस एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते समय ही पढ़ लिए थे SNA रिएक्शन में। फिर से समझा देते कि यहाँ O पे डेल्टा माइनस है, C पे डेल्टा प्लस है, तो वाटर का जो OH माइनस होगा वो यहाँ आएगा और जो H प्लस होगा वो यहाँ आएगा। तो यहाँ लिख दो H और यहाँ लिख दो OH। वैसे ही इसमें भी हो गया, यहाँ क्या आया H, यहाँ क्या आया OH, तो यहाँ हाइड्रोलिसिस करा दिए H3O प्लस, और H3O प्लस डाल दिया तो तुम्हारा अब हो गया ये फेनॉल NO2 प्लस, ये भी हो गया फेनॉल और ऑर्थो पे NO2, और प्लस देखो यहां से क्या मिल गया CH3COOH, यहां से भी वही मिला CH3COOH, तो यहां पे लिख दिए CH3COOH
ये भी मिला। मेजर चूंकि शुरू में ये बना था, ये मेजर था, तो यहां तो बस हाइड्रोलिसिस हुआ है, तो हाइड्रोलिसिस के बाद भी यही मेजर रहेगा। तो अगर आपको फेनॉल का मोनोनाइट्रेशन कराना है तो ये प्रोसेस होगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार भी लगा देता हूं मैं। एनिलीन ले लिया, तो ये आपका एनिलीन हो गया। कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4। यहां से प्रोडक्ट लिख रहा मैं, NH2NO2 प्लस NH2NO2 प्लस NH2NO2। तो ये क्या क्या बना, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। एनिलीन का नाइट्रेशन कराया, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, मींस एनिलीन का नाइट्रेशन हो रहा। तो नाइट्रेशन कराने पे ये इसके रेस्पेक्ट में पैरा पे है, पारा नाइट्रो एनिलीन। सेकंड में मेटा पे नाइट्रो आया है, मेटा नाइट्रो एनिलीन। और थर्ड में ऑर्थो पे नाइट्रो आया है, तो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ये 3 प्रोडक्ट। अब आप बहुत कुछ सीख चुके हो ये इस रिएक्शन के बारे में, तो आप ऐसे सोचते कि ये NH2 लगा हुआ है, कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। यहाँ कॉन्क HNO3 H2SO4 है, तो इससे आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलता था NO2 प्लस, नाइट्रोनियम आयन, राइट। तो अब ये नाइट्रोनियम आयन चूंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पारा डायरेक्टर था, तो ऑर्थो वाला तो है, पारा वाला भी है, बट ये मेटा वाला है। और भी बड़ी बात ये है कि ये जो पैरा प्रोडक्ट बना ये 51%, जो मेटा प्रोडक्ट बना ये 47%, और ये जो बना ये 2%। तो आपको इस बात को भी बिल्कुल याद रखना है कि जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन कराएंगे तो पैरा प्रोडक्ट 51%, मेटा प्रोडक्ट 47% एंड ऑर्थो प्रोडक्ट 2%। अब यहां किसी को भी देखने के बाद दिक्कत महसूस होगी। दिक्कत क्या है कि यहां जो ग्रुप लगा था वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग था। पारा वाला तो 51% है, लेकिन ऑर्थो वाला 2% है। और जबकि ये ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग नहीं था, फिर भी जो मेटा नाइट्रेशन प्रोडक्ट मिला वो कितना मिला है, 47%। मतलब ऑलमोस्ट नियर टू पैरा प्रोडक्ट। और यहां ऑर्थो प्रोडक्ट तो जस्ट ट्रेस अमाउंट में है, जस्ट थोड़ा सा है। तो अब इस बात को समझना होगा कि ये क्यों हो रहा है। तो आइए जानते हैं रीजन। एनिलीन के नेचर से आप परिचित हो, एनिलीन एक बेस है। तो एनिलीन बेस, और नाइट्रेशन हो किसके प्रेजेंस में रहा है, एसिड के प्रेजेंस में। तो इस एसिड के प्रेजेंस में इनफैक्ट ये एसिड था, तो एसिड, तो ये एनिलीनियम आयन बनाएगा। एसिड से क्या ले लेगा ये H+, और H+ लेकर के NH3+ में कन्वर्ट हुआ। इसको पढ़ेंगे क्या आप, एनिलीनियम आयन, राइट। अब देखो बच्चों, दोनों के बीच इक्विलिब्रियम रहेगा, और उस इक्विलिब्रियम पे ये रहेगा आपका 53%, और ये रहेगा 47%।
तो एसिड के प्रेजेंस में जो एनिलीन है वो आपका एनिलीनियम आयन बना लिया, और जो इक्विलिब्रियम है उस पे एनिलीन 53% और एनिलीनियम आयन 47%। अब यहां पे देखो, ये जो NH3 प्लस हुआ ये डीएक्टिवेटर हुआ, रादर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। तो यहां से जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो तो सिर्फ मेटा प्रोडक्ट ही मिलेगा, क्योंकि इसका जो डायरेक्टिव इफेक्ट हुआ इस NH3 प्लस का, जो डायरेक्टिव इफेक्ट हुआ वो मेटा डायरेक्टिंग हुआ। तो यहां से कंप्लीट मेटा प्रोडक्ट। तो इस बात को यहां पे लिख लो, यहां से कंप्लीट मेटा प्रोडक्ट, कंप्लीट मेटा प्रोडक्ट। मेटा प्रोडक्ट आपका 47% था जो यहां से मिल रहा, मेटा प्रोडक्ट, राइट। अब आओ कि पैरा वाला 51% है और ऑर्थो वाला 2% है। दूसरी और भी बात है कि जब फेनॉल का हम नाइट्रेशन कराए थे तो फेनॉल के नाइट्रेशन में पॉलीनाइट्रेशन हुआ था, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल मिला था, साथ साथ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी मिला था। फेनॉल के जैसा ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप NH2 भी है, तो यहां पॉलीनाइट्रेशन नहीं हो रहा, नहीं ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिल रहा, ठीक है। तो उसके लिए भी रीजन समझते हैं। इनफैक्ट ये बेस था और नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, एसिड के प्रेजेंस में। तो एसिड के जो H प्लस होंगे वो NH2 को सराउंड किए रहेंगे। इस एसिड के कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 के जो H प्लस होंगे दे विल बी नियर टू NH2 ग्रुप, क्योंकि NH2 का नेचर कैसा है, बेसिक। तो ये जो NH2 है बच्चों वो एसिड के H प्लस से सराउंडेड है। अब एसिड के H प्लस से सराउंडेड होने के वजह से, आप इस पूरे डिस्कशन को बहुत अच्छे से सुन लीजिए, इस NH2 के लोन पेयर के वजह से एसिड के H प्लस इसके सराउंडिंग में होंगे। अब एसिड के H प्लस से सराउंडेड होने के वजह से ये रिंग के साथ इफेक्टिवली रिजोनेंस नहीं कर पाएगा, राइट। और जब इफेक्टिवली रिजोनेंस कर नहीं पाएगा तो इफेक्टिवली रिजोनेंस नहीं कर पाने के वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी, और जब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी तब जो पॉलीनाइट्रेशन था या ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट था वो नहीं मिलेगा। अब रहा कि ये क्यों जस्ट 2% बन रहा है ऑर्थो वाला। तो देखो NH2 से, NH2 रिंग के जिस कार्बन से लिंक्ड है उससे जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे, जस्ट नेक्स्ट कार्बन को ऑर्थो आप कहते हो। तो एसिड के जो H प्लस हैं वो तो NH2 के ही सराउंडिंग में रहेंगे, और NH2 के सराउंडिंग में एसिड के H प्लस के आने से ये जो ऑर्थो रहेगा वो हिंडर्ड होगा, क्योंकि एसिड के H प्लस इसके सराउंडिंग में आ रहा है। तो उसके सराउंडिंग में आने से इसका जो ऑर्थो होगा वो कैसा होगा, हिंडर्ड होगा, और हिंडर्ड होने के वजह से जो नाइट्रोनियम आयन आपका इलेक्ट्रोफाइल था उसका ऑर्थो पोजीशन पे आने की टेंडेंसी काफी कम होगी, और इसी वजह से जो ऑर्थो है वो जस्ट कितना परसेंट है, 2%। तो इसी बात को आपने पूरा सुन लिया, लिख भी लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, इन केस ऑफ aniline, aniline comma the lone pair of nitrogen, the lone pair of NH2 group लिख दो, NH2 group
will be surrounded by H plus of acid. नाइट्रेशन कराते वक्त इसका लोन पेयर जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर में HNO3 H2SO4 लिए थे उसके H प्लस से सराउंडेड होगा, H प्लस ऑफ एसिड. So the lone pair of NH2 group will not do effective resonance, with benzene ring. Right? So no 2,4,6 trinitro product and oxidation product. तो ना तो 2,4 ट्राइनाइट्रो एनिलीन जैसा कोई प्रोडक्ट बना, नहीं ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बना. पैराग्राफ चेंज करके लिख लो. ऑर्थो इज just 2% because that will be hindered due to the presence of H plus of acid around NH2. तो ये आपका रीजन रहा. अब एक क्वेश्चन लिया, NH2. अब इसको कन्वर्ट करना है NH2NO2 प्लस NH2NO2 मोनोनाइट्रेशन प्रोडक्ट चाहिए. ये पारा वाला, ये ऑर्थो वाला. तो अभी देखा कि अगर डायरेक्ट नाइट्रेशन कराते हैं तो पारा वाला मिलता है 51%, मेटा वाला 47% मिल रहा था, और ऑर्थो प्रोडक्ट जो था वो जस्ट 2% था. यहां मेटा तो लाना नहीं है, ऑर्थो लाना है और पारा लाना है. 2% कहने का मतलब वो जस्ट ट्रेस अमाउंट हुआ, बहुत थोड़ा सा, नेग्लिजिबल अमाउंट. राइट? तो डायरेक्ट नाइट्रेशन से तो ये नहीं बनेगा. तो अब देखो कैसे इसको सोल्व करते हैं. प्रॉब्लम कहां था बच्चों? प्रॉब्लम यह था कि इसका नेचर बेसिक है और उस वजह से ऑर्थो प्लस मेटा प्लस पारा तीनों प्रोडक्ट मिला था और ऑर्थो की परसेंटेज काफी कम मिली थी. राइट? तो अब इसको मान लो कि फिर हम वही कर लें
ये एसिटिक अनहाइड्राइड ले लिए, या वही एसिटाइल क्लोराइड जैसा फेनॉल में लिया था, तो ये ले लेते, तो यहां से अटैक करता, ये खुलता, ये देता और ये बाहर जाता। मतलब यहां से निकल गया क्या आपका CH3COOH, तो यहां माइनस CH3COOH कर दिया, CH3COOH एसिटिक एसिड। और अब यहां से कौन सा रिएक्शन हुआ, SNAE, तो ये कौन सा रिएक्शन, ये भी लिख देते हैं, SNAE, एसिड डेरिवेटिव SNAE रिएक्शन करता था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन, तो SNAE होके यहां से ये किस में बदला, यहां से आपका चला आया NHCOCH3, ये आ गया, अमाइड में बदल गया, CONH अमाइड, राइट। तो अब ये बेसिक नेचर का नहीं रहा और अब ये मॉडरेट एक्टिवेटर भी हो गया। तो अब आप इसका नाइट्रेशन करा लीजिए, तो अब नाइट्रेशन कराइएगा HNO3 H2SO4, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, हाँ बड़ा साइज का ग्रुप है, तो ऑर्थो थोड़ा हिंडर्ड होगा, तो ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट होगा, पारा वाला मेजर होगा। तो यहां से आपको मिल गया NHCOCH3, पारा पे NO2 जोड़ दीजिए, नाइट्रेशन कराए हैं आप, प्लस ऑर्थो पे NH2 जोड़ लीजिए, NHCOCH3 NO2, राइट। ये मेजर होगा, ये माइनर होगा, ये लाना नहीं है आपको, आपको तो यहाँ NH2 चाहिए, तो ये फिर से अमाइड है तो एसिड डेरिवेटिव है, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो यहाँ लिख दिया H3O प्लस, तो एसिड डाल दिए, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस था, यहाँ डेल्टा प्लस था, वाटर H प्लस OH माइनस, तो यहाँ चूंकि डेल्टा माइनस था तो H प्लस, यहाँ OH माइनस। और ये सब बात आप एसिड डेरिवेटिव के हाइड्रोलिसिस में ही पढ़े हुए हो महीनों पहले। तो यहाँ से H, यहाँ OH, यहाँ भी वही H, यहाँ OH, और अब आपको क्या मिल गया, यहां से मिल गया NH2NO2 प्लस NH2NO2, और प्लस लिखना चाहता तो ये भी लिख सकता है, एसिटिक एसिड मिला है, नहीं भी लिखता यहाँ पे माइनस कर देता, माइनस ही कर देते हैं यहाँ, माइनस CH3COOH। अब फोर्थ रिएक्शन की बात करेंगे, सल्फोनेशन की। तो आइए सल्फोनेशन को देखते हैं। सल्फोनेशन, बेंजीन, कॉन्क H2SO4, कंसेंट्रेटेड H2SO4, 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देते हैं। आपको टेम्परेचर याद रखने की जरूरत नहीं, बस हीट कर देना तो मिल जाएगा दिस SO3H। इसको क्या पढ़ोगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। या इसी काम को कराने के लिए आप ओलियम ले सकते हो। ओलियम नाम सुने होंगे, H2S2O7, यह फॉर्मूला हुआ ओलियम का, H2S2O7। अब इसमें रहेगा क्या, H2SO4 प्लस SO3,
इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ओलियम। तो ओलियम के साथ भी बेंजीन को रिएक्ट करा दोगे तो आपको मिल जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दोनों में एक ही प्रोडक्ट मिला। तो मतलब सल्फोनेशन के लिए या तो आप कंसेंट्रेटेड H2SO4 ले लीजिए, हीट कर दीजिए तो मिल गया, या ओलियम H2S2O7, ये है क्या? H2SO4 प्लस SO3, तो आपको मिल गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब आइए इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। मैकेनिज्म तो वही पहला स्टेप जो था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ E प्लस, तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। चलिए आपने क्या लिया हुआ है? H2SO4, तो यहां से मैंने लिखा H2SO4 एसिड है, आयोनाइज हुआ, गिविंग H प्लस प्लस HSO4 माइनस, राइट। अब दूसरा मॉलिक्यूल इसी H2SO4 का लीजिए, ये सेकेंड मॉलिक्यूल H2SO4 का लिया, H2SO4 H प्लस प्रोटोनेट करेगा। अब बोलोगे आप कि ये कहां से लाए सर? तो पहला वाला H2SO4 से आपको क्या मिला था? H प्लस प्लस HSO4 माइनस। अब यही H प्लस जो फर्स्ट मॉलिक्यूल से मिला वो सेकेंड मॉलिक्यूल को आकर के प्रोटोनेट करेगा, तो प्रोटोनेट कर लीजिए OH SO OH2 प्लस, राइट। अब यहां देखो ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया, यहां से वाटर बाहर निकाल लो, वाटर बाहर निकाल लिया तो वाटर बाहर निकल के आपके पास हो गया S डबल बॉन्डो OH S डबल बॉन्डो प्लस प्लस वाटर, राइट। अब यहां से देखो सल्फर पे प्लस था तो यहां से ये H प्लस फिर एक लूज किया तो H प्लस निकला, ये ध्यान देना, यहां से H प्लस और ये वाटर, तो वाटर H प्लस मिलके H3O प्लस बना लिया, तो इसको लिख दो। एक बन गया है आपके पास SO3 S डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो SO3, तो एक SO3 बन गया और प्लस आपका वाटर और H प्लस मिलके H3O प्लस बना लिया। अब यही जो SO3 हुआ इसी को नीचे मैं लिख देता हूं, यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है E प्लस, तो दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल। तो सल्फोनेशन के बारे में पता चला कि इलेक्ट्रोफाइल अपना क्या होगा बच्चों? SO3। अब आओ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सल्फोनिक एसिड वाला ये हटा रहे हैं। स्टेप 2 में आ जाओ, स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स बेंजीन रिंग था आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूट्रल है लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि सल्फर 3-3 ऑक्सीजन से लिंक्ड है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सल्फर से काफी ज्यादा है, तो सल्फर पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, राइट। यहां से ये दिया बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह दिया, जैसे ही दिया ये पाई बॉन्ड खुला टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो अब आपका यहां से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बड़ा एरो है, बैकवर्ड डायरेक्शन में छोटा एरो है, मतलब इन कंडीशंस में फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो रहा। वैसे
कैरेक्टरिस्टिक में लिखेंगे हम लोग इस बात को कि सल्फोनेशन जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका हर स्टेप बाई डायरेक्शनल होगा, राइट। तो वही दिखाया गया है, ये बड़ा एरो ये छोटा एरो, मतलब बाई डायरेक्शनल है, रिवर्सिबल है। अब आप जोड़ लीजिए, तो यहां से जोड़ोगे तो यहां से आपको मिल गया दिस एच एस डबल बॉन्डो ओ माइनस प्लस। ओवरऑल अगर इसको देखोगे बच्चों, ये एस डबल बॉन्डो दो रहा और एक ओ माइनस हो गया, तो वही ओ माइनस लिख दिया। ओवरऑल देखोगे तो यहाँ एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये न्यूट्रल है, नॉट चार्ज्ड। जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ओवरऑल इट इज न्यूट्रल। तो यही आपका हो गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स, राइट, या विलेंड आयन या एरिनियम आयन, बहुत सारा नाम था। अब आइए स्टेप 3, डीप्रोटोनेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स का डीप्रोटोनेशन, H SO3 माइनस प्लस, तो यहां से डीप्रोटोनेशन हो गया। अब ये डीप्रोटोनेशन हो गए, फिर वो बड़ा एरो छोटा एरो रिवर्सिबल है, यहां से मिल गया आपको एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो गई, S डबल बॉन्डो O माइनस, H प्लस यहां से माइनस किया है आपने तो माइनस H प्लस लिख दो। अब यही H प्लस जो निकला O माइनस उसे ले लेगा, SO3 माइनस था, ये एसिड बेस रिएक्शन कर लिया, तो यहां से आपका चला आया दिस SO3H। तो दिस इज द डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में आपने क्या सीखा? तो पहले इंपॉर्टेंट बात यह सीखी कि इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल SO3 है, राइट। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक, और हाँ, प्रोडक्ट क्या बन रहा था सल्फोनेशन में? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इतना ठीक हो गया, बाई डायरेक्शनल रिएक्शन है, ये देख लिए। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सल्फोनेशन, फर्स्ट लिखिए KIE is observed in सल्फोनेशन। तो इसको आप जब ये रिएक्शंस के जनरल फीचर्स को पढ़े थे पहली क्लास में ही, तो वहां कहे थे, लिखे थे आप कि नॉर्मली ये रिएक्शन में KIE ऑब्जर्व नहीं होता एक्सेप्ट इन सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन। तो अब आप सल्फोनेशन पढ़ लिए, तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर यही हुआ, कैरेक्टरिस्टिक यही हुआ कि यहां काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट लगेगा। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट लगेगा, इसका मतलब कई बार समझाए, फिर बोल रहे हैं कि बेंजीन में जो हाइड्रोजन है C6H6 फॉर्मूला है, उसको आप ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दोगे बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन्स को, या ट्रीटियम से रिप्लेस करोगे,
तो तीनों के साथ रेट ऑफ रिएक्शन सेम नहीं होगा। तो आ जाइए, ये लिख लीजिए, रेट ऑफ सल्फोनेशन, रेट ऑफ सल्फोनेशन C6H6 greater than C6D6 greater than C6D6। हालांकि नाइट्रेशन में अगर आप रेट देखते, रेट ऑफ नाइट्रेशन, तो दिखलाया भी गया था नाइट्रेशन पढ़ाते समय कि ये तीनों का रेट ऑलमोस्ट सेम होगा, नियरली सेम। लेकिन यहां क्लियर डिफरेंस होगा, बेंजीन की सल्फोनेशन की रेट ड्यूटेरोबेंजीन से ज्यादा होगी और इसकी C6D6 से ज्यादा होगी, राइट। तो सल्फोनेशन का आपने रेट देख लिया। अब आइए इसका एनर्जी प्रोफाइल दिखाते हैं C6H6 के साथ, C6D6 के साथ। हो सकता है इससे क्वेश्चन कभी पूछे, थोड़ी बड़ी चीज है। और यहां हो गया आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, और यहां हो गया आपका एनर्जी। ई दे दिया, एनर्जी पूरा ही लिख दिया। चलिए ये बेंजीन था, कॉन्क H2SO4 था, यहां बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल गया, SO3H, राइट। या चलो ना इतना दिखाओ ना, हटाओ, बेंजीन प्लस कॉन्क H2SO4 था। अब आओ, ये देखो, ये जो परफेक्ट लाइन है या नॉर्मल लाइन है, तो ये एनर्जी प्रोफाइल दिखाया गया किसके साथ, सल्फोनेशन कराने पे बेंजीन के साथ विथ C6H6, और ये दिखाया गया विथ C6D6। तो क्लियरली आप यहां से देख सकते हो कि जब बेंजीन का आप सल्फोनेशन करा रहे हो, तो बेंजीन के सल्फोनेशन पे यहां पे ये TS1 है, ये TS2 है, ये तुम्हारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ये TS1, ये TS2, ये क्या है आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स, राइट। तो जब आप बेंजीन का सल्फोनेशन करा रहे हो तो TS1 की एनर्जी TS2 की एनर्जी से ज्यादा है। इसका मतलब बेंजीन के सल्फोनेशन में जो RDS है वो आपका फर्स्ट स्टेप है। RDS कौन सा स्टेप होता था जिसमें TS की एनर्जी हाई होती थी? वही स्टेप आपका रिएक्शन का स्लो स्टेप होता था, और उसी को आप क्या कहते थे, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो बेंजीन के साथ आपका फर्स्ट स्टेप RDS है, लेकिन C6D6 के साथ यू कैन सी सेकेंड पिक, C6D6 के साथ फर्स्ट पिक यही है, सेकेंड पिक ये है। तो सेकेंड पिक की जो एनर्जी है वो फर्स्ट पिक की एनर्जी से ज्यादा है। तो इसीलिए C6D6 के साथ फर्स्ट स्टेप नहीं बल्कि कौन सा स्टेप RDS हो जाएगा, सेकेंड स्टेप। तो लिख लीजिए, यहां पे लिख देता हूं, विथ C6H6 फर्स्ट TS
is higher in energy, is higher in energy. So with C6H6, first step is the RDS, is the RDS. But with C6D6, C6D6, second TS is of higher energy, is of higher energy. So second step will be the RDS with C6D6. सेकंड देखिए, सल्फोनेशन is a reversible reaction. That is, all steps are bidirectional. बाई डायरेक्शनल कहने का मतलब हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आएगा, इसीलिए तो रिवर्सिबल बोल रहे हो। तो सल्फोनेशन रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ। अब फिर एक अगला फीचर आएगा कि जब यह रिवर्सिबल है तो बेंजीन को कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्ट कराए, प्रोडक्ट मिला बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और रिएक्शन को बोले क्या, सल्फोनेशन। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड जब रिवर्ट करेगा तब बेंजीन मिलेगा और इस रिएक्शन को बोलेंगे डीसल्फोनेशन। तो आ जाइए, थर्ड लिख लीजिए। When benzene sulfonic acid is treated with dilute acid, वहां कॉन्क लिए थे सल्फोनेशन के लिए, DIL डाइल्यूट लिख दिया, डाइल्यूट एसिड, देन desulfonation will take place. Desulfonation will take place. और डीसल्फोनेशन बोलोगे किसको, सल्फोनेशन के रिवर्स को। बेंजीन रिंग में SO3 जोड़ने के प्रोसेस को आप सल्फोनेशन कहेंगे, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड से SO3 हटाने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डीसल्फोनेशन, राइट। इसकी मैकेनिज्म भी बता देते हैं, पहले रिएक्शन लिख लीजिए। SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहां आप डाइल्यूट H2SO4 लिखा रहे या इसी को H3O प्लस लिखा रहेगा, H3O प्लस। तो या तो डाइल्यूट H2SO4 लिखा रहे या H3O प्लस लिखा रहे, तब यहां से मिल गया आपको बेंजीन प्लस SO3, राइट। अब आओ मैकेनिज्म भी देख लो।
SO3H, ऊपर ही इसको दिखाने दो, थोड़ा स्पेस और ऊपर क्लियर कर लेते हैं। दिस SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, H+ है। आप कहोगे H+ कहां से लाए, तो लिए तो हो डाइल्यूट एसिड लिए हो, तो वहीं से क्या मिला, H+। अब ये इप्सो अटैक करता, एक टर्म बोला मैंने इप्सो, देखो यहां पे देख लो, ये बेंजीन रिंग है, यहां कोई ग्रुप लगा हुआ, इस पोजीशन को कहते हैं इप्सो। जिस कार्बन से, रिंग के जिस कार्बन से कोई ग्रुप अटैच्ड है, बेंजीन रिंग के जिस कार्बन से कोई ग्रुप अटैच्ड है, उसी पोजीशन को क्या बोलोगे, इप्सो। बाकी तो इनको जान ही रहे हो, ये दोनों कौन से पोजीशन हुए, ऑर्थो। ये दोनों कौन से पोजीशन हुए, मेटा। तो यहाँ M, यहाँ M, यहाँ O, यहाँ O, और ये कौन सा हुआ, पैरा। O फॉर ऑर्थो, M फॉर मेटा, P फॉर पैरा। और जिस कार्बन से ग्रुप अटैच्ड है उसी को क्या बोल दोगे, इप्सो। तो इप्सो अटैक होता है H+ का। H+ ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग से लिया, और यहां से आपको मिल गया बच्चों दिस SO3H। यहीं पे आपने H+ जोड़ दिया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला था, CH बॉन्ड यहां बन गया, ये CH बॉन्ड, ये प्लस आ गया, राइट। नॉन एरोमेटिक है, तो नॉन एरोमेटिक है तो डिप्रोटोनेशन होगा। तो अब यहां से देखो, यहां से जो डाइल्यूट एसिड लिए हो, तो वाटर आएगा, H+ निकाल लिया, तो वाटर आके H+ निकाल लिया, तो अब यहां से ये क्या मिल गया, ये लिख लो। तो यहां से तुम्हें मिल गया दिस S डबल बॉन्डो O-। थोड़ा और बेहतर तरीके से लिखो, S डबल बॉन्डो O-। अब देखो क्या होता, ये O- डोनेट किया, अब आपको दिखने लगा SO3, वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। तो अब यही जो सल्फर कार्बन बॉन्ड है, तो इसी बॉन्ड का बॉन्ड पेयर, यहाँ पे प्लस भी था ना, यहाँ पे प्लस था आपका, तो इसी बॉन्ड का जैसे ही ये दिया, सल्फर के पास 7 बॉन्ड हो जाएगा, तो 7 बॉन्ड तो सल्फर बनाएगा नहीं, तो जैसे ही ये दिया, ये सल्फर कार्बन बॉन्ड ओपन हुआ, तो यहां से क्या बन गया बच्चों, यहां से आपका बन गया, देखो ये क्या बाहर चला आया, S डबल बॉन्डो SO3 बाहर चला आया, और यहाँ क्या हो गया, बेंजीन। तो यहां से आपको मिल गया दिस, एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो गया, और प्लस SO3। यहां क्या किया था, उसको एरो पे दिखा दो, -H+, यहां से H+, चूंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड था, वाटर यहां से H+ निकाल लिया था, यह मिला था, और यहीं से SO3 लूज हो गया। तो आपको बस सीधा सीधा कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड दिया हुआ है, H3O+, मतलब डाइल्यूट एसिड, तो आप बेंजीन प्लस SO3, इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, डीसल्फोनेशन। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, यहाँ पे लिख दो, यही है डीसल्फोनेशन। बेंजीन रिंग में SO3 जोड़ने को सल्फोनेशन, और SO3 हटाओगे तो उसको क्या बोल दोगे, डीसल्फोनेशन।
फोर्थ फीचर देखिए, फेनॉल। कॉन्क H2SO4 25 डिग्री सेल्सियस। कॉन्क H2SO4 100 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस बोलने का मतलब हुआ रूम टेम्परेचर। तो फेनॉल को रिएक्ट कराया जा रहा कॉन्क H2SO4 के साथ। अब बेंजीन रिंग है, कॉन्क H2SO4 आपको दिखा, तो आप समझ गए सल्फोनेशन कराया जा रहा, राइट। और फेनॉल यहां है, OH लगा हुआ है बेंजीन रिंग से, तो ये एक एक्टिवेटर है। सल्फोनेशन हो रहा किसके प्रेजेंस में? एक्टिवेटर के प्रेजेंस में। तो एक्टिवेटर है तो ऑर्थो पारा डायरेक्टर है, और सल्फोनेशन में आप SO3H जोड़ते हैं। तो यहां पे जो प्रोडक्ट मिला बच्चों, वो प्रोडक्ट क्या मिल गया? OH SO3H। ये ऑर्थो वाला रूम टेम्परेचर पे, तो ये मेजर हुआ। और जब 100 डिग्री सेल्सियस पे इसी को रिएक्ट कराओगे तो आपका OH रहा, SO3H रहा, ये मेजर हुआ। अब आओ, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम लोग काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। शॉर्ट में लिख दोगे KCP। इस प्रोडक्ट को बोलते हैं थर्मो डायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। इसको शॉर्ट में लिख देंगे TCP। अब थोड़ा KCP क्या होता है, TCP क्या होता है, ये समझाते हैं। देखो, जो काइनेटिक्स है, that studies about the rate। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ भी रहे होगे अभी। तो काइनेटिक्स में किसके बारे में स्टडी की जाती? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो काइनेटिक्स टेल्स अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। और जो थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें 11th में ही पढ़े थे, तो इक्विलिब्रियम की बात होती है। तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, KCP बोलने का मतलब होगा रैपिडली फॉर्म्ड प्रोडक्ट। रैपिडली फॉर्म्ड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड विथ फास्टर रेट, दैट इज कॉल्ड KCP। अबाउट TCP, मोर स्टेबल प्रोडक्ट। जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड TCP, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो KCP मींस रैपिडली फॉर्म्ड प्रोडक्ट। KCP रैपिडली फॉर्म्ड प्रोडक्ट। TCP, TCP का मतलब हुआ मोर स्टेबल प्रोडक्ट। मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो TCP उसको कहेंगे जो ज्यादा स्टेबल हो, और जो जल्दी बनता हो उसको कहेंगे KCP। और सुनो, जो लो टेम्परेचर पे बनेगा उसको कहेंगे हम लोग KCP, और जो हाई टेम्परेचर पे बनेगा उसको क्या बोलोगे? TCP। तो TCP is more stable product and it is formed at relatively high temperature. KCP is rapidly formed product, fast formed product, and this is formed at relatively low temperature, right?
फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, बेंजीन सल्फोनिक एसिड is used for the synthesis of important aromatic compounds by nucleophilic aromatic substitution reaction. इसको NAS कह सकते हो, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो चूंकि जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है उसमें देखा कि SO3 आसानी से हट सकता है, तो इस फीचर को यूज करके आप इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स बना सकते हैं बाय न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शन मैं लिख रहा हूं, कुछ कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर रहा हूं बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, NAS रिएक्शन से मैंने यहां ले लिया बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, यहां फर्स्ट कह दिया फ्यूज्ड, मतलब पिघला हुआ, गर्म करके पिघला हुआ, फ्यूज्ड KOH हिट। दूसरा लिख दिया H+ फॉर एसिडिफिकेशन। तो यहां से फ्यूज्ड KOH और फिर एसिडिफाई करोगे तो यहां से मिल जाएगा फेनॉल, KOH से OH माइनस न्यूक्लियोफाइल आया, और वही चूंकि बेस के प्रेजेंस में बेसिक मीडियम में रिएक्शन हुआ था तो थोड़ी सी और स्टोरी सुन लो। जैसे K+OH-, KOH तुम्हारा था क्या, K+OH-, तो OH- आया, यहां से SO3 को हटाया, लेकिन जो फेनॉल बना वो बेस में बना, तो बेस उसका H+ निकाल लेगा, क्योंकि फेनॉल में एसिडिक कैरेक्टर है, तो फेनॉक्साइड आयन बन गया। फेनॉल से H+ निकाले तो क्या बना बच्चों, फेनॉक्साइड आयन, और वो फेनॉक्साइड आयन को सेकंड डाला गया एसिड, एसिडिफाई कर दिए, तो एसिडिफिकेशन होने से फिर से फेनॉल मिल गया, तो फेनॉल प्लस SO3। तो ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट कह सकते हो, पूछा जा सकता है, ये फेनॉल का प्रिपरेटरी मेथड हुआ कि आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फ्यूज्ड KOH के साथ हिट कर देंगे, दूसरा एसिडिफाई कर देंगे, देन यू विल गेट फेनॉल, राइट। अब दूसरा रिएक्शन मान लो, यहां दूसरा में कहता KCN हिट, तो KCN में K+CN- है, तो यहां से न्यूक्लियोफाइल आ गया आपका CN-, और यहां से बन गया CN, बेंजोनाइट्राइड प्लस SO3। यहां पे मान लो KNH2 रहता, KNH2 हिट, K+NH2- है, तो NH2- रिप्लेस करता है SO3 को, तो यहां से चला आता दिस NH2 एनिलीन प्लस SO3। यहां मान लो KSH रहता, KSH हिट, तो K+SH- है, K+SH-, तो यही SH- SO3 को रिप्लेस कर देगा,
तो यहां से प्रोडक्ट मिल गया दिस SH प्लस SO3। ये वाला को सिर्फ जानना, यही तुमसे कभी कभार पूछा जाएगा क्योंकि ये फेनॉल का प्रिपरेटरी मेथड हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट सल्फोनेशन डिसल्फोनेशन, राइट।